बच्चों, आज हम लोग जो है सो अपने केमिस्ट्री का जो है सो पार्ट 2 और केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2 जो है सो पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में बताए थे, केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इसके कितने मतलब दो प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया था। उसके बाद जाकर के केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना वगैरह भी बताया गया था। तो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरे चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को। तो केमिकल रिएक्शन को इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला टाइप हो गया केमिकल रिएक्शन, कहते किसको है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि जो है सो पीछे से जैसे पढ़ने से थोड़ा सा जो है सो याद रहता है। तो केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, सबसे पहले जानते हैं। केमिकल रिएक्शन जाने थे कि जब कभी भी दो या दो से सब्सटेंस रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल बताए थे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के अगला और या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन को अब उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है और एक सब्सटेंस फॉर्म करता है। मतलब क्या, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और एक सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि देख लीजिए, एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है, ये दोनों रिएक्ट करेगा और एक सब्सटेंस ए भी बनाएगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, कब समझेंगे कि दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि देखते हैं कि जनरली होता क्या है। तो जैसे हम ट्रिक से समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, जितना भी एटम्स है समझ लीजिए, एटम्स जितना भी है उसको हम लोग कह लेंगे ये एटम्स है। अच्छा, Na2 भी रहेगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, इसको एटम्स मान लेंगे। हालांकि ये एटम्स है नहीं, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको एटम मान लेंगे। और मान लिए कि यह एक एटम है। हाइड्रोजन भी एक एटम है, इसको मान लिए। क्लोरीन भी एक एटम है, 2 में भी है तब भी हम उसको एटम मान लेंगे। मतलब सिंगल सिंबल जब भी रहेगा तो उसको हम लोग एटम्स मान लेंगे, और जो ग्रुप में रहेगा उसको हम लोग मॉलिक्यूल तो कहते ही हैं। तो चलिए, अब ये ट्रिक मेरा काम आ जाएगा। कॉम्बिनेशन कब समझेंगे इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा? तो ट्रिक कहता है मेरा कि जब कभी भी दो एटम्स कभी भी रिएक्ट करे तो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को हम एटम मान लेंगे, ऑक्सीजन को एटम मान लेंगे। अब ये दोनों एटम है, दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दीजिए, यहाँ वैलेंसी 1 इसका वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो फॉर्मूला हो गया H2O। कौन सा रिएक्शन हो गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को 2 बना दीजिए, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। मतलब देख लीजिए, एक एटम और एक मॉलिक्यूल, एक एटम और ये भी एटम, दोनों के दोनों रिएक्ट किया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों के दोनों जब कभी भी एक एटम और एक मॉलिक्यूल जब भी रिएक्ट करेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगा। चलिए, तो कहने का मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं किसको है, कॉम्बिनेशन को कंबाइन से याद रखोगे, मतलब कि जब कभी भी एक मतलब कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एटम रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो अब आगे आ जाते हैं, कैसे समझेंगे कॉम्बिनेशन होगा वो तो पता चल चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा रिएक्शन। इसको समझते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, यह जो है वो जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब क्या, जब कभी भी एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बदलता है तो उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो, अगर टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बदला तो उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए ज़रा कि जैसे मान के चले कि आपको 500 रुपया जो है मिल गया रोड पर, ठीक है, तो आपको हम कहेंगे कि रुपये को फेंक दो, तो आप क्या फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। आप जो है उसको अलग कर, आपको जब अलग कब, जब हम आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, आपको परेशान करेंगे, बोलेंगे फेंकना ही होगा,
ठीक है, बहुत सारा परेशान करेंगे, आपको आपका बिजली का कनेक्शन काट देंगे, आपका गैस नहीं लेने देंगे, इस सब टाइप का परेशान करेंगे तो क्या कीजिए, आप मजबूरी में टॉर्चर करके बोलेगा इससे अच्छा है कि 500 रुपये को फेंक ही दो। तो जब तक टॉर्चर नहीं करेंगे तब तक आप जो है सो अलग नहीं होंगे। उसी प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड जो है ये ग्रुप बना चुका है, ठीक है, ये दोनों एक ग्रुप में है, तो अब ये क्यों अलग होगा, नहीं अलग होगा, कुछ भी कर लेंगे ये नहीं अलग होगा। तो फिर जैसे इसको अलग करने का तरीका क्या है, इसको बहुत अलग अलग तरीका से टॉर्चर करना पड़ेगा। जो ग्रुप के बारे में नहीं समझते हैं, थोड़ा सा स्टोरी मेरा ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे अगले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें ज़रूर देखिएगा, ताकि जो है बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। चलिए, तो ये जो है ग्रुप में बटा हुआ थी, आसानी से टूटेगा नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए जो है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कुछ जो है सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। इसके कारण जैसे क्या करेंगे, तो इसको टॉर्चर करेंगे और जैसे इसको तोड़ेंगे। तो जनरली जो है ना, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, दूसरा हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, और तीसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, फोटोकेमिकल कैसा होता है, तो जो भी लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव मतलब क्या, जिसके बीच का जो दोस्ती होता है ना वो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा धूप भी नहीं सकता, उसको एक बार पनिशमेंट दे दिया, धूप में खड़े हो जाओ, धूप में खड़ा हुआ तुरंत बोला नहीं नहीं सर छोड़ दीजिए हमको, हम जैसे अलग हो रहे हैं, और वो अलग हो गया, ठीक है। तो उसमें कैसा, तो लेस रिएक्टिव में आ जाइए आपको, जैसे कि हमारे पास हो सिल्वर जो है ना वो बहुत लेस रिएक्टिव है। अगर आपको कह दे कि सिल्वर क्लोराइड है, इसको तोड़ना है, आपको डिकम्पोज कराना है, तो कैसे डिकम्पोज कराएंगे, तो सनलाइट डाल देंगे इसके अंदर, सनलाइट जैसे डालेंगे बेचारा जो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब ये किससे टूट गया, तो सनलाइट से टूट गया। तो लेस रिएक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिफिनेशन सेम लिखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी में लास्ट में जोड़ देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लिख देंगे तो ये हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, और इन द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। चलिए अब समझते हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव है, मॉडरेट मतलब उतना ज़्यादा, मतलब कि उतना लेस रिएक्टिव भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब दोस्ती है, थोड़ा सा अच्छा दोस्ती, अच्छा वाला दोस्ती है। तो उसको तोड़ने के लिए हीट की जरूरत होती है, उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, ज़बरदस्ती का गर्मी देना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना पड़ेगा, तो कैसे तोड़ेंगे, तो हीट से तोड़ेंगे। ये सिंबल है हीट का, जब कभी भी हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसके लिए सिंबल डालते हैं, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ जाके जरूर देखिए, आपसे निवेदन है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो किसके प्रेजेंट में टूटा, तो हीट के प्रेजेंट में टूटा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। चलिए तीसरा जो डिकम्पोजिशन है, जैसे कि हमारे पास हो गया सोडियम क्लोराइड, यह जो है ना जो हाईली रिएक्टिव होता है, कुछ एटम्स जो जैसे सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो एलिमेंट है ये सब बहुत रिएक्टिव होता है, ये सब आसानी से टूटता ही नहीं है। तो जब आसानी से नहीं टूटेगा तो इसको तोड़ने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, तो इसको तोड़ने के लिए हमको सबसे लास्ट उपाय हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी का शॉक, बिजली का इसको ज़बरदस्त शॉक डालते हैं, तो ये बेचारा परेशान हो करके क्या करता है, टूट के अलग हो जाता है। तो मतलब ये जो टूटेगा वो कैसे टूटेगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये टूट कैसे जाएगा, तो Na2 + Cl2। अच्छा ये टूटता कैसे हो, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको तोड़ने के लिए किया क्या जाता है, देखिए ऐसा जार बनाया जाता है, जार के अंदर में 2 इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, एनोड, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब इसके अंदर में NaCl का एक्वा सॉल्यूशन डाल दिए और इस पर जैसे क्या करते हैं, करंट को बढ़ाना शुरू करते हैं, बढ़ाते बढ़ाते चार्ज को बढ़ाते जाते हैं। इस पर प्लस जमा हो रहा है बार बार, इस पर माइनस जमा हो रहा है बार बार, ये बढ़ रहा है, बढ़ते 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 क्या हो गया, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा, इसके पास देखो, इसके पास प्लस पावर है, इसके पास माइनस है,
ये माइनस चार्ज, इसके बाद प्लस चार्ज है। ये क्या करेगा, इसका माइनस जो है इसको रिपेल कर रहा है और इसको खींच रहा है, इसका प्लस जो है इसको रिपेल कर रहा है और इसको खींच रहा है। तो ये क्या होगा, कभी ना कभी क्या होगा, तो इसका क्लोरीन जो इधर खींचा जाएगा और सोडियम इधर खींचा जाएगा और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सोडियम जो है सो इस पर आ गया और क्लोरीन जो है वो इस पर आ गया। तो इस प्रकार से जो है सो ये दोनों के दोनों कंपाउंड टूट गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पर जो है मतलब कि एनोड पर क्या आता है, तो एनोड पर जो है सो निगेटिव वाला आ जाएगा। तो मतलब जैसे ये जो है वो एनोड पर आता है और ये कैथोड पर आता है और इस प्रकार से ये टूट जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़े इसको, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और वैसा प्रोसेस नया टर्म पढ़ेंगे, मेटल एलिमेंट जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको कि नया टर्म्स है। जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में किसी सब्सटेंस को तोड़ना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। मतलब ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सबको। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके प्रॉब्लम को पढ़ सकें और जो है सो आपको आगे जो है सो फिर से एक बार बता सके कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आपको हर एक स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली रिप्लाई भी कर देते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, जो भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। चलिए तीसरा जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि क्या होता है, एक एलिमेंट पहला सिंग एटम जो है वो क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल के फर्स्ट एटम को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब इस ये जो है क्या किया, यहाँ गया और इसको पकड़ के उठा के फेंक दिया और इसके जगह पर जाके बैठ गया। ठीक, देखो ना यही ना किया है, ए जो है सी के पास आके बैठ गया तो ए सी हो गया और बी जो है बेचारा अलग चले गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक एटम जो है वो किसी एक मॉलिक्यूल के एक एटम को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा, तो मेरा ट्रिक फिर से फॉलो कीजिएगा। जब कभी भी एक एटम है और एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, अब ये दोनों चीज़ें, ये देखिए एक एटम है, हमारे हिसाब से तो एटम ही है, हालांकि रियल में मॉलिक्यूल है लेकिन हमारे हिसाब से एक एटम है। ठीक है, हम ट्रिक के हिसाब से, मेरा ट्रिक जस्ट फॉलो कीजिए, ये एटम है। तो इसको जब हम लोग इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनता है, तो आपको पता है कि ये एक एटम है और ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेगा, यह जो है इसको जो है क्या करेगा, उठा के फेंक देगा और इसकी जगह पर आ जाएगा। तो क्या Na2Cl2 हो जाएगा, नहीं, हम लोग साइड में आ जाएंगे, Na हो गया, Cl हो गया, वैलेंसी 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा NaCl और प्लस जिंक जो है सो आपका बाहर आ जाएगा। और इस रिएक्शन को कहेंगे क्या, तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कर दिया, सोडियम जो है इसके पहले एटम को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। और देख लेते हैं Zn प्लस H2SO4, ये क्या बन जाएगा, Zn जो है यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन बाहर चले जाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला बना करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से यहाँ पर Zn आ गया, SO4 आ गया, ZnSO4 लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर एक लॉजिक हो गया, फिर से एक कहानी वाला लॉजिक हो गया। सिंपल सा कहानी क्या है वो समझिए ज़रा। जैसे मान के चलो कि हम लोग जो है सब थोड़े से, मतलब कोई आदमी, कोई स्टूडेंट जो है थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा हैवी है, हेल्दी है, तो वो क्या कर सकता है, वो लेस रिएक्टिव मतलब कमज़ोर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, कमज़ोर को आराम से पकड़ेगा, उस डर से ही खाली कर देगा। लेकिन अगर कोई कमज़ोर वाला स्टूडेंट है, वो जो है चाह रहा है कि हम हाईली रिएक्टिव को, मतलब जो थोड़ा सा हैवी पावरफुल जो आदमी है उसको हटा दे, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो उसी प्रकार से मेटल्स के अंदर में भी क्या होता है, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज बना हुआ है। आप देखे होंगे पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, इसके नीचे से करके एक सीरीज बना हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो भी एलिमेंट है वो सब के सब हाईली रिएक्टिव होता है, नीचे वाला एलिमेंट जो भी है वो सब लेस रिएक्टिव होता है। तो कभी भी हाईली रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, बट लेस रिएक्टिव जो है
वो कभी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। मतलब क्या, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सोडियम प्लस पोटेशियम क्लोराइड क्या बनेगा, तो देखिए ज़रा, सोडियम जो है सो आप बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, एक एटम एक मॉलिक्यूल है। नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। पोटेशियम डिस्प्लेस कर सकता है सोडियम को, लेकिन सोडियम जो है पोटेशियम को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, कमजोर है बेचारा। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। कॉपर जो है वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है, नॉट इवन इन हाइड्रोजन ऑल्सो। तो कॉपर सबसे जो है लेस रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस करता ही नहीं है किसी को भी। अच्छा, यहाँ पर एक और लॉजिक जुड़ गया। लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है आपका कि जैसे मान के चलिए कोई लड़का है, तो वो डिस्प्लेस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो डिस्प्लेस जो है वो कभी भी लड़का जो है लड़का को डिस्प्लेस कर सकता है और लड़की लड़की को डिस्प्लेस नहीं कीजिएगा आप, आपको भी थोड़ा सा अति होगा, इरिटेशन होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट हम रिलेट किए हैं उससे, कि कोई भी मेटल जो होता है वो हमेशा मेटल को डिस्प्लेस करता है, और नॉन मेटल को डिस्प्लेस। जैसे आपको एग्जांपल बता देते हैं, NaCl प्लस Br, आपसे पूछा जाएगा कि क्या बनेगा। ऐसा नहीं कि BrCl बन जाएगा, गलत। Br एक नॉन मेटल है और ये डिस्प्लेस किसको करेगा? क्लोरीन को करेगा। ठीक है, तो NaBr प्लस Cl2, मतलब ये नॉन मेटल है और डिस्प्लेस किसको करेगा? तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नॉन मेटल हमेशा नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। अगले रिएक्शन पे आ जाते हैं। आप उम्मीद करते हैं डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी एक मेन बात क्या है, जब कभी भी एक एटम हो और एक मॉलिक्यूल हो, समझ जाना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बशर्ते कि ये जो है ना एटम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए मॉलिक्यूल के एटम से। अगर इससे लेस रिएक्टिव है ये, तब भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो यह इसके पहले एटम को हटा देगा और उसके बदला में जाकर के बैठ जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसी का अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है? तो वैसा केमिकल रिएक्शन जब क्या होता है, तो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, मतलब कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या होता है? तो हर एक मॉलिक्यूल का पहला एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। हर एक मॉलिक्यूल का, देखिए यह ए जो है जो इसके पास चले जाएगा, सी जो है जो इसके पास चले जाएगा, मतलब ए सी को हटा दिया और सी ए को हटा दिया। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि आपसे कभी भी कोई पूछ दे, कोई भी पूछ सकता है, बताइए सोडियम क्लोराइड और क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो आप सोच रहे हो कि इसमें क्या बनेगा, तो हमारा ट्रिक कहता है कि एक ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, तो जब कभी भी दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करे ना, देखो एक एटम और एक मॉलिक्यूल, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एटम जो है उसके पहले एटम को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन जब कभी भी दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हो और रिएक्शन करे तो हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब यह जो है इसके पास चले जाएगा और यह इसके पास चले जाएगा। तो H2Cl जो मिल जाएगा तो बन जाएगा HCl, और प्लस Na उधर चले जाएगा तो बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ये जो बना है वो फॉर्मूला से बना है, क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग फॉर्मूला से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया। अच्छा, बोलोगे यहाँ पर एक सवाल फिर से आया कि बोलोगे कि सर पीछे आप बताए हुए थे कि हाईली रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है, तो चलिए सोडियम जो इसको डिस्प्लेस कर भी दिया हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कैसे डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को? यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर समझ लीजिए ज़रा सा एक बात को, कि सोडियम डिस्प्लेस, यहाँ पर भी वही चीज़ है जो पीछे था, सोडियम ही डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कभी भी सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। लेकिन बेचारा के पास क्या था? देखो सोडियम जो क्या किया, हाइड्रोजन को उठा के फेंक दिया, अब सोडियम इसकी जगह पर जाके बैठ गया। अब हाइड्रोजन के पास जगह कहाँ खाली था? तो क्लोरीन के पास ही ना, सोडियम जब हट गया था यहाँ जगह खाली हो गया था ना, तो इसी जगह पर आकर के बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसी जगह पर आके बैठ गया। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन रियल में क्या हो रहा है? तो यही डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक,
और इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब कभी आपसे कोई भी पूछ देगी, कोई भी, और इसमें कोई अति नहीं है, रूल्स नहीं है कि हाँ हाईली रिएक्टिव होगा तभी रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें कोई भी दो कंपाउंड हो, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि ZnCl2 प्लस Na2CO3 से क्या बनेगा, तो हम बता सकते हैं कि ZnCO3 बनेगा और NaCl बनेगा। ठीक है, जिंक कार्बोनेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। उम्मीद करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पढ़ने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हम उम्मीद करते हैं आप लोग सबके सब समझे होंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीडेशन आखिर है क्या। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, हाइड्रोजन कहीं से निकल जाए तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब आ जाए जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन का एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना या फिर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना रिडक्शन कहलाता है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जरा, यहाँ पर कार्बन अकेले था, इस साइड से पहुंचा तो क्या हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, तो ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से निकल जाए तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस गेन करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब भी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और लूज करेगा, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग रेड ऑक्स रिएक्शन। क्या होता है ये रेड ऑक्स रिएक्शन? तो व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place together, then it is called रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब हो गया तुमको RED, रेड, OX ऑक्स, रिएक्शन। अच्छा, रेड ऑक्स कहाँ से आया? तो रेड शब्द जो है वो जैसे आया आपका रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स। मतलब जब कभी भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर में, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों साथ साथ हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेड ऑक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, CuO प्लस H2। अब देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कॉपर ऑक्साइड, किप्रस ऑक्साइड। जब ये बेचारा इस साइड पहुंचा ना कॉपर, तो देखा जा मेरे साथ तो एगो खेला हो गया। क्या खेला हो गया? तो मेरे पास तो ऑक्सीजन पहले से था लेकिन रास्ते में कहीं पर खो गया, तो ऑक्सीजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या? तो मतलब रिडक्शन हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन इस साइड अकेले था, जब इस साइड हाइड्रोजन पहुंचा तो कुछ भारी भारी सा इसको लगा, तो ये चेक किया तो इसको पता चला जा ऑक्सीजन तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। मतलब क्या? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखिए इधर जो है क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर से रिमूव हो गया इसलिए इसका रिडक्शन हो गया, और इसका जैसा ऑक्सीजन ऐड हो गया इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार आता है, हमेशा आता है, पूछेगा क्या क्वेश्चन, द सब्सटेंस which oxidized
द सब्सटेंस विच reduced oxidizing agent reducing agent। उम्मीद करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इससे इसको समझने के बाद ही जैसे हम इस चारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जनरली यही सब क्वेश्चन आता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा आपको और कहेगा बताइए इसमें जैसे क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और H2S प्लस Cl2। चलिए एक और रिएक्शन देख लीजिए। अब सबसे पहले जैसे पूछ देगा, जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछ देगा क्या कि यह जो है सबसे पहले बताइए कि इसमें जो इस चारों सवाल का जवाब आपसे पूछ लेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ये पता कर लेना है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। और याद रखिएगा इन चारों सवाल का जवाब हमेशा रिएक्टेंट के पास होता है, मतलब प्रोडक्ट के पास किसी का आंसर नहीं होता। मतलब ये चारों सवाल का जवाब सिर्फ इधर होता है, मतलब चारों में से कोई सवाल पूछेगा इसका आंसर सिर्फ रिडक्टेंट से ही आएगा, प्रोडक्ट से कभी आंसर नहीं आता है इसका। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, जैसा कि ट्रिक में आप देखे होंगे, थंबनेल भी आप देखे होंगे कि चुटकी में आप बता सकते हैं, तो उसके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 5 मिनट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो अच्छे से और अच्छा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर सारे सवाल का जवाब हम चुटकी में बताना सिखाएंगे, तुरंत 2 सेकेंड में आप बना सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यहाँ पर, मतलब सल्फर जो है यहाँ पर था। जब सल्फर इस साइड पहुंचा तो देखा जा मेरे पास से तो हाइड्रोजन गायब हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, मतलब हो गया इसका ऑक्सीडेशन। क्लोरीन जब इस साइड पहुंचा तो देखा हाइड्रोजन तो मेरे पास ऐड हो गया, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पहचान गए। अच्छा अब क्वेश्चन का जवाब आ जाइए, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। तो सिंपल तरीका है, मतलब कि जिस पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सब्सटेंस इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इस क्वेश्चन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो CuO को हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CuO। द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का रिडक्शन किसका हुआ, सॉरी द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का हुआ, तो H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, CuO का रिडक्शन हुआ। अब आ जाइए, कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है, हमारे दिमाग में समझने के लिए एजेंट का मतलब LIC एजेंट। वो क्या करता है, अपना एजेंट अपना काम नहीं करेगा, अपना जैसे LIC नहीं कराएगा, वो क्या करेगा, दूसरे का LIC ज़बरदस्ती करवा देगा। एजेंट का मतलब होता है कि दूसरे का कोई काम ज़बरदस्ती करवा देना। तो देखिए ज़रा कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है, तो सब इसी का किया धराया है। अगर ये कॉपर ऑक्साइड अपने साथ ऑक्सीजन लेके नहीं आता तो क्या ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता, नहीं जुड़ता। और अगर नहीं जुड़ता तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होता, देखिए जुड़ यहाँ पर जुड़ करके ऑक्सीडेशन करा दिया है इसका। अगर यह ऑक्सीडेशन लेके नहीं आता तो ऑक्सीडेशन इसका होता ही नहीं। तो ऑक्सीडेशन तो इसका जरूर हुआ है, लेकिन किसके कारण हुआ है, तो इसके कारण हुआ है। ठीक है, ये जो है सो ऑक्सीजन दे देता, जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन तो हुआ है लेकिन इसके कारण हुआ है। तो ये जो है ना ये एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट देखिए रिडक्शन इसका जरूर हुआ है, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन किसके कारण निकल गया, ये आ गया तो इसी कारण निकल गया। ये आया तो ऑक्सीजन का मन हो गया कि चलो इसके साथ चले जाते हैं, ठीक, तो ऑक्सीजन इसके अंदर निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया मतलब जो है इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया मतलब रिडक्शन हो गया। रिडक्शन तो इसका जरूर हुआ है, लेकिन किसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है। तो H2 जो है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक, चलिए तो अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए जिसका ऑक्सीडेशन वही पहला क्वेश्चन का आंसर, जिसका रिडक्शन वही दूसरे क्वेश्चन का आंसर। लेकिन जब कभी भी एजेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा तो जिसका रिडक्शन होगा वो आंसर होगा, और जब रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आंसर होगा। और ये सारा आंसर जो है सो हमेशा रिएक्टेंट के अंदर ही होता है, प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, H2S जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपसे पूछेगा द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको पता है क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो क्लोरीन यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो देखिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा जस्ट। तो यह जो है रिडक्शन हो रहा है इसका, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। उम्मीद करते हैं इस बातों को आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत जगहों पर ऑक्सीडेशन होता है। देखेंगे आप लोग देखते होंगे कि लोहा वगैरह में जंग पकड़ लेता है, तांबा का जो बर्तन होता है वो जैसे ग्रीन कलर का हो जाता है, सिल्वर जो होता है वो ब्लैक इसका टाइप में होने लगता है। तो वो सब ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो सब हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है ना उससे रिएक्शन करके उसको ख़राब कर दे रहा है। तो वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, तो मेटल जो होता है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके अंदर ईटन अप होने लगता है, मतलब उसका ग्रेड अप ईट अप होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग से बचाने का अलग अलग प्रोसेस, जैसे गैल्वेनाइजेशन है, आप जो उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आप लोहे को रस्टिंग से बचा सकते हैं। चलिए, अब डेली लाइफ में फूड, हमारा जो खाने का आइटम है वो देखेंगे। आप जैसे आज सुबह में रख निकालेंगे तो शाम तक देखेंगे कि खट्टा, धीरे धीरे खट्टा टाइप में होने लगता है। क्यों होता है खट्टा, तो स्मेल करने लगता है खाना, बदबू देने लगता है। क्यों बदबू देने लगता है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑक्सीजन, फूड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, और उसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे, रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है, और एनसीडी से बचाएंगे कैसे, बचाते कैसे हैं, तो सिंपल तरीका है, उसके अंदर नमक मिला देते हैं। देखते होंगे अचार वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं, हल्दी मिला देते हैं। फूड पैकेट्स जो आता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। इसके अलावा जो है देखते होंगे गेहूँ वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, बड़े से कंटेनर में एकदम से टाइट से पैक कर देते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में पैक करके किसी सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस जो है सो मॉइस्चर नहीं रखना चाहता है तो उसको हम लोग ड्राइंग कर देते हैं, सुखा देते हैं धूप में। सुखाने से क्या होता है, वो सब्सटेंस हमारा ख़राब नहीं होता है। अगर कोई सब्सटेंस मॉइस्चर वाला है तो उसको फ्रीजिंग कर लेते हैं, फ्रीजिंग से भी वो जो सब्सटेंस जो है हमारा सेफ़ रहता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपका पूरा सहायता करेंगे। और जो है सो अगर आप इससे पहला पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ निश्चित रूप से जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और आप जो है समझ में आया कि नहीं वो ज़रूर हमें बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर आए हुए हैं, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के लिए अलग अलग बहुत सारे ट्रिक्स हम बनाए हुए हैं, और क्लास 10 का पूरा तैयारी करवाएंगे। और इसके अलावा मेरे चैनल पर 9th 6th 8th 6th इत्यादि आदि का भी तैयारी कराया जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब